In last lecture, we discussed the 3D orbital structures. 3D orbitals, they are double dumbbell shapes. Whenever x, y, y, z, zx, three orbitals were to be discussed, then whatever z and x is there, it means one of the lobe is lying in between the z and x axis, exactly at the center, making a angle of 45 degree with the z as well as 45 degree with the x. And the second dumbbell, it is dumbbell shaped orbital, it is clearly perpendicular to this. So one is this one, that is in between the z and x axis, and another one that is perpendicular to the this lobe. In the same sense it is the yz, in the same sense it is the xy. But while discussing the 3D x square minus y square, then one of the lobe, it is along the x axis and one of the lobe along the y axis. That is the 3D x square minus y square. 3D z square is having some special features. As you see here, एक ही लॉब नजर आ रहा है और बीच में एक सर्कल नजर आ रहा है, और सर्कल जो है वो देखने से ऐसा लग रहा है कि एक्स वाई प्लेन में है. तो एक्स वाई प्लेन में भी ये है और जेड में भी है. तो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यहां से दैट वाई द डी जेड स्क्वायर इज हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच वन लॉब इज डायरेक्टेड अलोंग द जेड एक्सिस, दिस वन, ये जो ऊपर और नीचे ब्लैकिश पोर्शन दिख रहे हैं, लेकिन बीच में यहां पर जो रिंग भी बन रहा है, तो रिंग जेड में कहां से आ गया, जबकि नेम क्या है इसका 3D जेड स्क्वायर. एक्चुअली 3D जेड स्क्वायर इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ टू ऑर्बिटल्स. विच वन? 3D जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3D जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसमें भी जेड स्क्वायर है, इसमें भी जेड स्क्वायर है, तो दोनों के हिसाब से यहां 3D जेड स्क्वायर आ गया. एक्स और वाई को उसने ओमिट कर दिया है, बल्कि एक्स और वाई यहां पर जो है वो इस प्लेन में यहां पर है. तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो वो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है. सो दैट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द जेड एक्सिस एज वेल एज इट इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लिटिल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्स एंड द वाई एक्सिस. दैट इज वाई द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द 3D जेड स्क्वायर. मूविंग फर्दर, राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखी जाती है. बिफोर मूविंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, you must have the knowledge of Bohr and Worry rule. Every time you can find in the examination 2 marks question, 3 marks question, what is Bohr and Worry rule? Bohr and Worry rule जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हेल्प करता है. इसको N+L रूल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? N+L रूल. हाउ टू यूज दिस रूल, लेट अस सी हियर. कि हमारे पास अगर क्वेश्चन हो आउट ऑफ 3D एंड 2s विच विल बी फिल्ड फर्स्ट, किनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पहले भरा जाएगा, तो हम N+L वैल्यू निकालेंगे. 3D के लिए 3 वैल्यू जो वो स्टार्टिंग की N वैल्यू होती है. दूसरा L इक्वल टू 0 में S होता है, L इक्वल टू 1 में P होता है, L इक्वल टू 2 में D होता है. तो आपके पास N की वैल्यू 3 आ गई, L की वैल्यू 2 आ गई, तो दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास 3 + 2 कितना आता है? 5 आता है. सो इट मीन्स इसकी 3D की एनर्जी कितनी है? 5 है. और अगर आप निकालते हो 2s की, तो N वैल्यू 2s के लिए 2 है और L इक्वल टू 0 है, क्योंकि L इक्वल टू 0 में S ऑर्बिटल होता है. तो 2 + 0 इसकी कितनी आई? 2 आई. तो दोनों में अगर देखा जाए, जिसकी N+L वैल्यू कम है वो पहले भरा जाएगा, जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा है वो बाद में भरा जाएगा. तो कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाना है और कौन सा बाद में भरा जाना है, दैट यू कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ N+L रूल. कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों टाइम आपके पास N+L की वैल्यू एक ही तरह की आ जाती है. हाउ टू डिसाइड देन? फॉर एग्जाम्पल, नीचे 3s का केस है, तो 3s में N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 0 है, तो N+L की वैल्यू आपके पास 3 + 0 कितनी हो गई? टोटल 3 आ गई. यहां साइड वाइज एक और केस डिस्कस करते हैं 2p का. तो 2p में N की वैल्यू 2 है,
L की वैल्यू 1 है, दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो 2 + 1 इक्वल टू कितना आएगा 3। तो 3s के केस में भी 3 आ रहा है और 2p के केस में भी कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है। तो इन दोनों केस में आपने किस तरह से डिसाइड करना है कि कौन सा जो है वो आपके पास। सो इन दिस केस यू आर गेटिंग द वैल्यू 3 एंड इन द लोअर केस है हेयर अगेन यू आर गेटिंग द वैल्यू 3। तो दोनों केसेस में आपके पास जो है वो n + l वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो इसमें आपने किस तरह से डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड जस्ट लाइक कि जिसमें n की वैल्यू कम है वो पहले भरा जाएगा। तो n की वैल्यू किसमें कम है 2p में कम है, तो वो ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। तो 2p पहले भरा जाएगा, 3s लेटर ऑन। तो आपके पास एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखनी है तो किस ऑर्डर में लिखनी है। वो आप इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, दिस इज द वन ऑफ द रूल। वो 3 रूल हैं आपके पास, अफवाह प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो उसके अकॉर्डिंग और वेन एवर द अफवाह रूल बिल्डिंग प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो बाद में भरा जाएगा। और एनर्जी का डिसाइडिंग फैक्टर क्या है n + l रूल दैट कैन टेल विच विल बी फिल्ड फर्स्ट, विच विल बी फिल्ड लेटर ऑन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। Writing or electronic confusion is simple. You may have done in your lower classes. What is the electronic confusion? How the electrons are arranged in an atom in different orbitals that can be shown with the help of the electronic confusion. कि आपने इलेक्ट्रॉन 3D में है, थर्ड सेल में है, थर्ड सेल के किस ऑर्बिटल में है, तो आपको अंदाजा कहां से लग सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन से पता चल सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। This electronic confusion is n, l and raised to power number of electrons. N is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number, and how many electrons are there present, then that represents a general presentation of the electronic configuration. जैसे कार्बन एटम के लिए आपने लिखना है तो एटॉमिक नंबर आपको नॉलेज में होना चाहिए। एटॉमिक नंबर इज 6, तो पहले आएगा 1s2, उसके बाद आएगा 2s2, उसके बाद आएगा 2p2। तो इस तरह से जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 + 2 करके जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आपने जो कंप्लीट कर दिए। जब आप फिलिंग कर रहे हैं तो आपने ध्यान में रखना है s में केवल 2 ही होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं 14। जनरल ऑर्डर क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का, इट इज 1s 2s 2p 3s 3p। तो यहां तक याद करना बहुत आसान है कि पहला 1s आएगा, उसके बाद 2s 2p का कॉम्बिनेशन, 3s 3p का कॉम्बिनेशन, उसके बाद आएगा 4s। वैसे तो उसने कि बुक में दे रखा है आपको एक एंगल में बना करके कि किस तरह से आपने इसको जो स्टार्ट करना है या फिलअप करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे बताऊंगा कि कैसे जो वो आपने जो फिलिंग करनी है। If filling is done up to 4s, it covers all element having atomic number less than equal to 20. अगर 4s तक आपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 20 तक आपने कंप्लीट कर दिए। देखें जरा यहां पर s में 2, आगे फिर 2 2 2 4, यहां 6 10, फिर s में 2, फिर 6, फिर 2, इसका मतलब 10 और 10 कितना हो गया 20। 20 किसका होता है कैल्शियम का। तो कैल्शियम तक तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जो वो लिख सकते हैं। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आफ्टर दैट, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखो यहां पर मैंने तो डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कैसे 20 से ऊपर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखनी है। जरा 4s तक तो आप आ जाइए, 4s तक तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद आपने n और l की वैल्यू जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो ले जानी है। जैसे 4s के बाद आपने 3d से पक्का स्टार्ट करना है, सो दैट इज द चेंजिंग पॉइंट। 4s के बाद 3d ऑर्बिटल जो वो स्टार्ट हो जाता है, तो ये चेंजिंग पॉइंट है। तो आपने 4s के बाद 3d स्टार्ट करना है। वंस यू हैव रिटन द 3d, इंक्रीज 3 by 1 इट इज 4,
तो 3 से ये केस में कन्वर्ट हो गया 4 में। और एस पी डी एफ, तो डी से पीछे की तरफ चलना है, डी से पहले क्या आएगा पी, उसके बाद 4 को फिर 1 से इंक्रीज करना है 5, पी को बैक लाना है एस। वंस यू आर रीचिंग 5s, तो 3D था, उसके बाद क्या आ जाएगा 4D। उसके बाद फिर उसी तरीके से चलना है, 4 को 1 इंक्रीज किया 5, डी को पीछे किया पी, उसके बाद 5 इज इंक्रीज टू द 6 एंड पी इज डिक्रीज टू द एस। 6s के बाद फिर चेंजिंग आती है, इट इज 4f, तो 4f आपने लिख दिया। उसके बाद 4 को इंक्रीज करो 5 और f को डिक्रीज करो d, उसके बाद 5 को इंक्रीज करो 6 और d को डिक्रीज करो p, 6 को इंक्रीज करो 7 और p को डिक्रीज करो s, 7s आ गया। इसके बाद 5f स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जो वो लिख सकते हैं। So by this way you can write the electronic confusion। दोबारा अंडरस्टैंड करो ये कैसे लिखा मैंने। यहां मैंने 4s तक लिख दी है, तो उसके बाद 4s के बाद 4 को 3 में, s को 4s के बाद 3D स्टार्ट कर दिया, 3D के बाद 3 को इंक्रीज किया 4, d को डिक्रीज किया p, उसके बाद 4 को इंक्रीज किया 5 और p को वापस ले आए s, 5s आ गया। उसके बाद सीधा आपने 4D लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से 4 को इंक्रीज कर दो 5, d को p में, 5 को 6 में और इसको p को s में, देन 4f आ गया। और उसके बाद 4 चेंजेस इनटू 5, f कमिंग बैक d, देन 5 के आगे 6 और d के पीछे p और 6 से आगे 7 और p के पीछे s। एक फैक्टर को इंक्रीज और दूसरे फैक्टर को डिक्रीज करना है, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग द ऑर्डर एस पी डी एफ, उल्टा ऑर्डर एफ डी पी एस। अब देखो यहां सीजियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखी है, तो ये अल्कली मेटल्स हैं, तो अल्कली मेटल में जो है वो लास्ट में NS1 आना चाहिए। सो दैट इज द वे ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रिमेनिंग पोर्शन वी विल डिस्कस लेटर ऑन।